हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, रुकना नहीं है जब तक हमें हमारी मनवांछित सफलता नहीं मिल जाती। चलिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे और हम बात कर रहे थे मुगलकालीन स्थापत्य कला की। इसी मुगलकालीन स्थापत्य कला में वस्तुतः हमने बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो जो शासक हुए, उन शासकों ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया, इन समस्त इमारतों का हम लोगों ने जो है अध्ययन कर लिया है। अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं बेटा जी, कौन सी? मुगल कालीन बाग। मुगल कालीन बाग। मुगल काल में कौन कौन से बाग का निर्माण किया गया? बाग, घ नहीं, बाग, ठीक है ना? कौन कौन से बाग, ठीक है ना? तो इनकी बात करने वाले हम लोग, ठीक है ना? एक तो ध्यान रखना कि मुगल काल के जो बाग थे ना, वो चार बाग पद्धति के आधार पर। कौन से? चार बाग पद्धति। और वस्तुतः ये जो चार बाग पद्धति थी, मैंने आपको पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इस चार बाग पद्धति का निर्माण किया गया था। और चार बाग पद्धति का जो जनक कहलाता है वो कहलाता है बाबर। कौन कहलाता है? बाबर, ठीक है ना? तो मुगल कालीन बाग, पहली बात कि मुगल कालीन बाग ज्यामितीय विधि के आधार पर, ज्यामितीय विधि के आधार पर बनाए जाते थे। पर विकसित थे, ठीक है, पर विकसित थे। वस्तुतः चार बाग पद्धति का प्रयोग किया जाता था। चार बाग पद्धति का प्रयोग किया जाता था। और चार बाग पद्धति का जनक बाबर माना जाता है। चार बाग पद्धति का जनक बाबर माना जाता है। मुगलों में पहला ऐसा शासक था बाबर, जिसने भारत में बाग लगवाने की परंपरा प्रारंभ की थी, ठीक है। ठीक है, तो चार बाग पद्धति का मतलब मैंने आपको बताया। देखो, सीधा सीधा साधारण सा जो वैसे वस्तुतः हम लोग तस्वीर बना चुके। एक बाग ये इस प्रकार से यहां पर, ठीक है, ये पूरा का पूरा रास्ता यहां पर, ठीक है। एक बाग यहां पर, दो बाग, फिर एक बाग यहां पर, तीन बाग, एक बाग यहाँ पर, और बीच वाला ये जो क्षेत्र होता था यहाँ पर क्या, फंवारा वगैरह इस प्रकार की चीजें लगाई जाती थी, ठीक है ना। तो चार बाग पद्धति का जनक कौन है? वस्तुतः याद रखना, बाबर है। कौन है? बाबर है। अब देखो, यहां से प्रश्न आते हैं बेटा कुछ महत्वपूर्ण, कि भारत में पहली बार किस इमारत में
चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया। किस इमारत में चार बाग पद्धति का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया, किस इमारत के साथ में? ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बन जाती है। यदि हम बात करें, चूंकि मुगल बादशाह बाबर को आराम बाग में दफनाया गया था, आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया। किसने करवाया? बाबर ने करवाया। एक हमने कहा था बाग ए बाबरी, है ना, आराम बाग, बाग ए बाबरी, काबुल में बता चुका मैं, ये दोनों के दोनों पढ़ा चुका हूं, आपको वापस बताने की जरूरत नहीं है। ये दोनों वस्तुतः चार बाग पद्धति के आधार पर निर्मित थे। लेकिन अब यदि बात करें तो बाबर का मकबरा बनवाया गया था किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। पहले आराम बाग में दफन किया गया था, अब वहां पर मकबरा नहीं, उसको केवल दफन किया है। समझना इस चीज को, बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं देखो मैं, क्योंकि यहां से थोड़ी सी क्या है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। वस्तुतः दफनाया गया था आराम बाग में, बाद में हुमायूं ने उसको जो है कहा बाग ए बाबुर, काबुल, बाग ए बाबर जो कि बाग ए बाबरी जो कि काबुल में स्थित था, वहां पर उसको दफना दिया गया, वहां पर उसके मकबरे का निर्माण वस्तुतः करवाया गया था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो अब यदि यहां से हम देखें कि भारत में पहली बार चार बाग पद्धति का प्रयोग कौन सी इमारत में किया गया, समझना प्रश्न को। तो जब अकबर के काल में हुमायूं का मकबरा बना, अकबर के काल में हुमायूं का जब मकबरा बनाया गया था, अकबर के काल की प्रथम इमारत मानी जाती है। इसी हुमायूं के मकबरे में वस्तुतः चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया पूर्ण रूपेण इमारत के साथ में। किसके साथ में? इमारत के साथ में। तो ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना? आगे बात समझ क्लियर है? तो ये आपको मैंने आपको बताया कि चार बाग पद्धति, ठीक है। यहां से आपको किसी भी प्रकार का अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ तो मैं जो है बाग के नाम लिख रहा हूं और सामने जो है उसके शासकों के नाम मैं आपको जो है लिख दूंगा, ठीक है। नंबर 1, तो आराम बाग। कौन सा? आराम बाग। ये आराम बाग अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है बेटा? राम बाग। आ हटा दिया, केवल और केवल किस नाम से? राम बाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कहां पर है ये बेटा? याद रखना कि इसका जो है स्थान कहां है? आगरा है, ठीक है। और इसका जो निर्माण किया गया था वो निर्माण किसके द्वारा किया गया? बाबर द्वारा निर्मित है। ये बाबर द्वारा निर्मित है। आराम बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया। आराम बाग बोले तो बेटा जी कहां पर है? याद रखना कि आगरा में है। निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया। मुगल कालीन जो बाग थे वो ज्यामिति विधि के आधार पर विकसित होते थे। चार बाग पद्धति का प्रयोग किया जाता था। चार बाग पद्धति का जनक बाबर को माना जाता है। ये आप लोगों के विशेष महत्वपूर्ण आपके जो है प्रश्न बनते हैं, इनका ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 यदि हम बात करें तो बाग ए बाबरी। बाग ए बाबरी, ठीक है। कहां पर है बेटा? काबुल में है। कहां पर है? काबुल में है। और इसका निर्माण वस्तुतः बाबर द्वारा इसका विकास किया गया। बाबर द्वारा विकसित था। लेकिन इसको जो है पूर्ण करवाने का जो श्रेय जाता है, ठीक है ना, वो श्रेय किसको जाता है? वो याद रखना हुमायूं को। और यहीं पर बाबर का मकबरा स्थित है। याद रखना बेटा कि बाबर का मकबरा स्थित है। बाबर का मकबरा स्थित है। तो अब बाबर का मकबरा कहां पर है? ये बात याद रखना कि बाग ए बाबरी जो कि काबुल में है, ठीक है।
इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाबर के द्वारा करवाया गया था। लेकिन पूर्ण रूपेण इसको जो है विकसित कराने का जो श्रेय जाता है वो वस्तुतः किसको जाता है? हुमायूं को जाता है। और यहीं पर वापस जो है बाबर को दफना दिया गया था। ठीक है, बाबर को दफना दिया गया था, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कौन कौन से बाग? एक याद रखिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है शालीमार बाग। कौन सा बेटा जी? शालीमार। कौन सा बाग? शालीमार बाग। और शालीमार बाग कहां पर है? श्रीनगर में। ऐसे ऐसे याद रखिएगा, S2S याद रखिएगा। शालीमार बाग कहां पर है? श्रीनगर में है। ठीक है, और शाली किसकी? जहांगीर की। शाली किसकी? जहांगीर की। तो जहांगीर द्वारा निर्माण करवाया गया था कौन से बाग का? शालीमार बाग का। कौन सा? शालीमार बाग जहांगीर द्वारा निर्मित। वस्तुतः अकबर के द्वारा और हुमायूं के द्वारा किसी भी प्रकार के बाग निर्माण का उल्लेख वस्तुतः मिलता नहीं है, तो जहांगीर द्वारा निर्मित है। कौन सा बाग है? शालीमार बाग। कौन सा है? शालीमार बाग। अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो बाग मिलता है आपको, निशात बाग। कौन सा बेटा जी? निशात बाग। एक याद रखिएगा, शालीमार बाग और लाहौर में है। ठीक है ना, शालीमार बाग एक तो श्रीनगर में जिसका निर्माण जहांगीर के द्वारा किया गया, एक शालीमार बाग जो जिसका निर्माण लाहौर में करवाया गया था। और ये वस्तुतः किसके द्वारा निर्मित है? शाहजहां के द्वारा निर्मित है। शालीमार लाहौर। कौन सा? शालीमार। और ये शालीमार बाग दूसरा जो है वो कहां पर है? लाहौर में। लाहौर बोले तो पाकिस्तान। और इसका निर्माण किसके द्वारा? याद रखिएगा बेटा कि शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से बात करते हैं निशात बाग और निशांत बाग या निशात बाग एक ही बात है। ठीक है, कहां पर है? कश्मीर में है। निशांत या निशात बाग। ठीक है, कहां पर है बेटा? याद रखिएगा कि कश्मीर में है। कश्मीर में है। कहां पर है? कश्मीर में। इसका निर्माण भी किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। ठीक है, अगला हम बात करेंगे चश्मा ए शाही बाग। चश्मा ए शाही बाग जिसका निर्माण श्रीनगर में करवाया था, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। चश्मा लगाना है किसको? शाहजहां को। कहां पर लगाओगे? श्रीनगर में। चश्मा ए शाही बाग। चश्मा ए शाही बाग ये आपका कहां पर है बेटा? श्रीनगर में है। याद रखिएगा कहां पर है? श्रीनगर में। और इसका निर्माण जो करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट पिंजौर। और पिंजौर कहां पर बेटा? पिंजौर मतलब क्या? पिंजरा। कैसे याद रखोगे? पिंजरा। पिंजौर से कैसे याद रखोगे बेटा? पिंजरा। ठीक है, और पिंजरा के किस में? पिंजरे में फंस गया कौन? औरंगजेब। और कहां पर फंसा? हरियाणा में जाकर के। कहां पर जाकर के? हरियाणा में जाके। तो पिंजौर बाग कहां है आपका? हरियाणा में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। पिंजौर बाग। पिंजौर बाग कौन सा है बेटा जी? पिंजौर बाग। और पिंजौर बाग बेटा याद रखेंगे कहां पर है? हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा।
ठीक है, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ये जो पिंजौर बाग है ना, इस पिंजौर बाग को वर्तमान में यादवेंद्र बाग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस नाम से? यादवेंद्र बाग। कौन से नाम से? यादवेंद्र बाग के नाम से जाना जाता है। पिंजौर बाग को नोट लगा करके मैं बात लिख रहा हूं, नोट, कि पिंजौर बाग को वर्तमान में, पिंजौर बाग को वर्तमान में यादवेंद्र, ठीक है, यादवेंद्र बाग के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है, ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिएगा, एक बाग और बचा है, कौन सा? निशांत बाग, या निशांत बाग जो कि श्रीनगर में है और जिसका निर्माण आसफ खां। अब हालांकि मैं चाहता तो यहीं पे लिखवा सकता था, लेकिन दो निशांत बाग है। निशांत बाग वस्तुतः आसफ खां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। कहां पर? श्रीनगर में। एक है कहां पर? कश्मीर में, जिसका निर्माण शाहजहां। अब ये आसफ खान कौन आया? नूरजहां का भाई, शाहजहां का ससुर, शाहजहां का ससुर और नूरजहां का भाई आसफ खान, जिसकी बेटी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, और इसी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ में विवाह किया गया था शहजादा खुर्रम, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? शाहजहां के नाम से। और बाद में बेटा जी यही अर्जुमंद बानो बेगम किस नाम से प्रसिद्ध हुई? मुमताज महल के नाम से, ठीक है। तो अब यहीं पर एक चीज और विशेष महत्वपूर्ण बात याद रखना कि नूरजहां के भाई व शाहजहां के ससुर आसफ खान ने, आसफ खान ने श्रीनगर में निशांत बाग का निर्माण करवाया। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से देखो प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था वस्तुतः, तो उस फर्स्ट ग्रेड के पेपर में यहाँ से जो है प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, मुगल कालीन चित्रकला। क्या चीज है? मुगल कालीन चित्रकला। स्थापत्य कला हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, इसमें कोई भी डाउट मेरे हिसाब से तो देखो मैंने आप लोगों को बहुत पढ़ाया है ना, इससे बाहर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। मुगल कालीन स्थापत्य कला से आपका एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना बेटा। ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। मुगलकालीन चित्रकला की यदि हम बात करते हैं तो मुगलकालीन चित्रकला का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें तुजुके बाबरी
तुजुके बाबरी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बाबरनामा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाबरनामा। तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी में जो है सर्वप्रथम जो है तुजुके बाबरी, या इसी को बेटा जी क्या कहा जाता है? बाबरनामा। क्या कहा जाता है? बाबरनामा इसको कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है, और उल्लेख मिलता है केवल और केवल एकमात्र चित्रकार जिसका नाम मिलता है बिहजाद। क्या नाम मिलता है? बिहजाद, जो कि फारस का निवासी था, और इसी बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो पहला बेसिक प्रश्न, मुगलकालीन चित्रकला का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तुजुके बाबरी में मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? बाबरनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबरनामा कहा जाता है। इसी तुजुके बाबरी में एकमात्र मुगलकालीन चित्रकार, एकमात्र पहला जो प्रथम एकमात्र एक केवल और केवल एक ही चित्रकार का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम क्या है? बिहजाद। आगे बात समझ में? इसी बिहजाद को क्या कहा जाता था? पूर्व का राफेल कहा गया बेटा। लेकिन यदि यहां पर हम बात करें कि मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ किसके काल से माना जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बहुत सामान्य से सीधे सीधे आपके प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं बेटा? कि मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? तो मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के काल से। देखो उल्लेख कहां है? तुजुके बाबरी में। प्रारंभ कहां से माना जाता है? हुमायूं के काल में। और मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग कौन सा है? तो जहांगीर का जो काल था वो मुगलकालीन चित्रकला का जो है स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी चीजें लिख रहा हूं, देखिएगा। उल्लेख, तो देखिएगा बेटा जी, उल्लेख कहां पर? कि सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है, उल्लेख सर्वप्रथम तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी, और इसी को क्या कहा जाता है? बाबरनामा। बाबरनामा। याद रखिएगा बेटा जी कि बाबरनामा में एकमात्र चित्रकार, बाबरनामा में एकमात्र चित्रकार बिहजाद। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जा चुका है। बिहजाद, बिहजाद कहां का था? फारस का निवासी। का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। पूर्व का राफेल कहा जाता है। पूर्व का राफेल किसको कहा जाता है? बिहजाद को कहा जाता है। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है बेटा। ठीक है, अगली बात कि मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ, मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के काल से माना जाता है।
और नेक्स्ट बात कि मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर का काल, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बेटा जी, कि जहांगीर का काल मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग कहलाता है। स्वर्णिम युग कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसके पीछे भी देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है। क्या कारण माना जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर का जो काल था वो बड़ा, जहांगीर स्वयं जो था ये बहुत महान चित्रकार हुआ करता था, बहुत महान चित्रकार हुआ करता था। और इसके सामने जहांगीर के सम्मुख यदि कोई एक चित्र बना दिया जाए और उस चित्र को अलग अलग चित्रकारों ने चाहे बनाया हो, तो जहांगीर कहता था कि यदि किसी एक ही चित्र को अनेक चित्रकारों ने मिलकर के यदि बनाया है, तो भी मैं उस चित्र को देख करके उसके प्रत्येक भाग को किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है ये भी मैं बता सकता हूं। तो ये बात याद रखिएगा, इतना खुद महान चित्रकार था कौन? जहांगीर। और इसीलिए जहांगीर का जो काल था वो मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो है कौन कौन सी जो है विशेष रूप से चित्रकला में किस किस के समय क्या क्या जो है विकास हुआ। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले हुमायूं के काल की। किसके काल की? हुमायूं के काल की। तो देखो, हुमायूं का जो निर्वासन काल था, और हुमायूं का निर्वासन काल क्यों, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका कि शेरशाह सूरी ने कालिंजर के युद्ध में पराजित किया, बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया, और इन दोनों के दोनों युद्धों में पराजित होने के बाद में जो है हुमायूं को भारत से भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। 15 साल का जो ये शासनकाल का समय है, 1540 से लेकर के 1555 तक का जो समय था, ये हुमायूं के जीवन का निर्वासन काल माना जाता है। और इसी निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने फारस के शासक हुआ करते थे जिसका नाम था तहमास्प। क्या नाम था? तहमास्प। इस तहमास्प के यहाँ पर उसने अपने निर्वासन काल के दौरान तहमास्प के यहाँ पर शरण ली थी। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसी दौरान वो 2 चित्रकारों से मिलता है। कितने चित्रकारों से मिलता है? 2 चित्रकार। कौन कौन से 2 चित्रकार? एक का नाम था मीर सैयद अली। क्या नाम था? मीर सैयद अली, जो कि बेहजाद का शिष्य था। अभी अभी हमने बात की कि बाबरनामा में केवल और केवल एकमात्र चित्रकार का नाम मिलता है जिसका नाम क्या है? बेहजाद। इसी बेहजाद का शिष्य था जिसका नाम क्या था? मीर सैयद अली। क्या नाम था? मीर सैयद अली। और इसी मीर सैयद अली से हुमायूं मिलता है कब? निर्वासन काल के दौरान। और इस हुमायूं ने इस मीर सैयद अली को उपाधि प्रदान की थी। कौन सी? नादिर अल असरार। कौन सी? नादिर अल असरार। नादिर अल असरार की उपाधि दी। दूसरा जो चित्रकार था वो कौन था? अब्दुस सम्मद। कौन? अब्दुस सम्मद। और इस अब्दुस सम्मद को उपाधि दी गई थी सीरी कलम की। कौन सी? सीरी कलम। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि
यहाँ पर वस्तुतः मीर सैयद अली के तो चित्र तो कुछ नहीं मिलते, लेकिन अब्दुल समद के कुछ चित्र हमें देखने को अवश्य मिलते हैं। जैसे हम बात करेंगे गुलशन चित्रावली, है ना, गुलशन चित्रावली, ठीक है। इस गुलशन चित्रावली जो कि वस्तुतः जहांगीर के द्वारा तैयार की गई थी, इस जहांगीर द्वारा तैयार इस गुलशन चित्रावली में भी अब्दुल समद के कुछ चित्रों को देखने का हमें अवसर मिलता है। मुगल कालीन इतिहास की प्रथम जो चित्रावली है वो कौन सी? हमजनामा। कौन सी? हमजनामा। मुगल कालीन चित्रकला का प्रथम जो संग्रह है, जो प्रथम चित्र संग्रह है, वो कौन सा है? हमजनामा है। बहुत महत्वपूर्ण बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि मुगल कालीन चित्रकला का प्रथम चित्र संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो हमजनामा। देखो, रज्मनामा महाभारत का रूपांतरण किया गया रज्मनामा के नाम से, लेकिन हजमनामा, हमजनामा क्या चीज? हमजनामा। हमजनामा मुगल कालीन चित्रकला का प्रथम चित्र संग्रह माना जाता है। आगे बात समझ में क्या है इसमें? तो पैगंबर मोहम्मद के चाचा हुआ करते थे जिसका नाम था मीर हमजा, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद, हजरत पैगंबर मोहम्मद जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, इनके चचा जी थे, चाचा जी मीर हमजा। इन मीर हमजा के वीरता पूर्वक कार्यों का चित्रांकन किया गया किसमें? हमजनामा में। और इसी का एक अन्य नाम भी मिलता है दोस्तों। क्या नाम मिलता है? दास्तान ए अमीर हमजा। क्या नाम मिलता है? दास्तान ए अमीर हमजा। हमजनामा का अन्य नाम पूछा जा सकता है, याद रखना। हमजनामा का क्या अन्य नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखना। क्या याद रखोगे? दास्तान सुनानी है किसकी? हमजा की। किसकी? हमजा की। इसीलिए याद रखिएगा, दास्तान ए अमीर हमजा इसका क्या है? दूसरा नाम। कितने चित्र हैं इसमें? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुल 1200 चित्रों का संग्रह किया गया है, जो कि कपड़े के ऊपर उत्कीर्ण है। 100 चित्रों के 12 खंड तैयार किए गए हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? तो 12 कुल खंड हुए, है ना। इन 12 खंडों में मतलब एक खंड में कितने हैं? 100 चित्र हैं। तो 12, 100 इंटू 12 कितने हो गए? टोटल 1200 हो गए। कितने हो गए? 12 खंड है इसके। आगे बात समझ में कौन सी भाषा में है? तो फारसी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में। अब ये वस्तुतः हमजनामा है क्या? ये प्रश्न भी बहुत, यहां देखो ध्यान देना, आपका प्रत्येक लाइन जो है आपका प्रश्न बनता है। क्या बनता है? प्रश्न बनता है। कैसे प्रश्न बनता है? हमजनामा क्या है? वस्तुतः पौराणिक काव्य है, अर्ध पौराणिक काव्य है, पूर्ण पौराणिक काव्य है, महाकाव्य है, क्या है? तो याद रखिएगा कि अर्ध पौराणिक काव्य है। और इसमें 12 खंड है। कुल कितने हैं बेटा जी? 12 खंड है। 100 क्या है इसमें? चित्र बने हुए। आगे बात समझ में। प्रारंभ किसके समय में हुआ? हुमायूं के काल में। किसके काल में? हुमायूं के काल में। वहीं पर इसको जो पूर्ण किया गया था वो देखो हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ है, और जाकर के पूर्ण किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। तो आगे बात समझ में क्लियर है? ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं इसी हमजनामा की। तो अकबर के काल में पूर्ण हुआ, जाकर के देखो। अब देखिएगा, अकबर के काल में जो हमजनामा के कुछ जो चित्र थे, उन हमजनामा के चित्रों का निर्देशन भी जो है एक व्यक्ति था, मीर सैयद अली। अभी जिसकी हमने बात करी थी, किसकी? मीर सैयद अली के निर्देशन में कुछ इसके चित्रों का जो है निर्देशन के, मीर सैयद अली के निर्देशन में कुछ इसके चित्रों को पूर्ण किया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है? हुमायूं के काल का पहला चित्र कौन सा था? हमजनामा काव्य ग्रंथ, चित्रात्मक है ये, है ना। और इसके कुछ चित्र जो थे वो अब्दुल सम्मद के द्वारा भी इसमें बनाए गए। मुगल काल की प्रथम चित्रित पुस्तक, सीधा सीधा ये भी प्रश्न आपका आता है कि मुगल काल की प्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी थी बेटा? याद रखिएगा, हमजनामा। और मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने अपने ग्रंथ, मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने, इनका एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है नफाई सूल मासूल। नफाई सूल मासूल में जो है वस्तुतः हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। हुमायूं के मस्तिष्क की बेटा जी क्या बताया है? उपज बताया है। तो देखिएगा, हमने बात कर ली थी बाबर के काल, मुगल कालीन चित्रकला की हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें हम ध्यान रखना कि सर्वप्रथम उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा में केवल एक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ कब, किसके काल में? हुमायूं के काल में। कौन सा पहला चित्रित ग्रंथ था? हमजनामा। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है बेटा। चलिए बात करते हैं हम लोग हुमायूं। हुमायूं देखिएगा, ईमानदारी से यदि ढंग से पढ़ोगे तो एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने नहीं दूंगा। चाहे मेरी गारंटी है, चाहे आरएस दे देना, आईएएस दे देना, यूजीसी नेट दे देना, चाहे कुछ भी दे देना, फर्स्ट ग्रेड दे देना, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी है, पटवार, ये वो ऐसे वैसे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, आराम से पढ़ना पड़ेगा, मस्ती से, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, आगे बात समझ देखिएगा। निर्वासन काल के दौरान निर्वासन काल के दौरान 1540 से 1555 के दौरान जब हुमायूं ने फारस, ईरान के शासक, है ना, फारस के शासक, एक ही बात है, ईरान फारस, ठीक है, फारस के शासक तहमास्प के यहां शरण ली, उसी समय हुमायूं पहली बार दो चित्रकारों से मिला। दो चित्रकारों से मिला। कौन कौन से दो चित्रकार हैं देखिएगा। मीर सैयद अली, पहला व्यक्ति है। नंबर 2 अब्दुल सम्मद। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं अब्दुल सम्मद से, ठीक है, जिसे अकबर के द्वारा सीरे कलम की उपाधि दी गई थी वस्तुतः, ना। तो यहीं पर मैं इनकी उपाधियां लिख रहा हूं, क्योंकि ध्यान देना हुमायूं को तो ज्यादा फिर समय मिला ही नहीं था, ठीक है ना। निर्वासन काल में था केवल हमजनामा की, अभी हम लोग चर्चा कर चुके। तो ज्यादातर इन्होंने जो कार्य किया वस्तुतः किसके काल में? अकबर के काल में, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, मीर सैयद अली की चर्चा करते हैं। तो मीर सैयद अली में याद रखना कि यह बेहजाद का शिष्य था। बेहजाद का क्या है? बेहजाद का शिष्य था। पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखेंगे बेटा कि इसकी उपाधि ध्यान रखनी है आप लोगों को। क्या चीज है? उपाधि ध्यान रखनी है। इसकी उपाधि जो थी नादिर अल असरा उपाधि, नादिर अल असरा, दूसरी चीज बात करते हैं हम लोग अब्दुल सम्मद की।
तो अब्दुल सम्मद में याद रखना कि इसकी जो उपाधि थी वो थी सीरी कलम। उपाधि याद रखना बेटा जी, क्या है? सीरी कलम। सीरी कलम उपाधि कौन सी है? सीरी कलम की उपाधि दी गई थी इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज और याद रखना कि इसके कुछ चित्र जहांगीर द्वारा तैयार गुलशन चित्रावली में भी मिलते हैं। तैयार गुलशन चित्रावली ठीक है, गुलशन चित्रावली में भी मिलते हैं। चलिए अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मुगल कालीन सीधे सीधे बात कर लेते हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं बेटा हमजनामा की। किसकी? हमजनामा। मुगल कालीन इतिहास की प्रथम चित्रावली मानी जाती है क्या? हमजनामा। हमजनामा ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है। यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो मुगल कालीन इतिहास की प्रथम चित्रावली थी। ठीक है, पहली बात। मुगल चित्रकला का प्रथम चित्र संग्रह, ठीक है, या प्रथम चित्र संग्रह भी इसको मानते हैं, चित्र संग्रह। क्या है वस्तुतः? तो याद रखिएगा कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के चाचा मीर हमजा के वीरता पूर्वक कार्यों का चित्रांकन किया गया। मीर हमजा के वीरतापूर्ण लिख दूं मैं, कार्यों का चित्रांकन किया गया है। कार्यों का चित्रांकन है।
याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न आपका कि इसका अन्य नाम क्या है। अन्य नाम पूछा जाता है ये परीक्षा में। तो देखो वीरता, मैंने कहा ना कि मीर हमजा के वीरतापूर्वक कार्यों का जो है चित्रांकन किया गया है। तो दास्तान बताइए कि किस प्रकार से उनके वीरतापूर्वक कार्यों का चित्रांकन किया गया, चित्र बनाया गया। तो उनकी एक पूरी की पूरी दास्तान बताइए। तो याद रखिएगा कि इसी से कि दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा अन्य नाम आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, दास्तान ए अमीर हमजा किस ग्रंथ का अन्य नाम है। तो बेटा याद रखिएगा, हमजनामा का अन्य नाम क्या मिलता है, दास्तान ए अमीर हमजा। कितने चित्र हैं, कितने चित्र हैं, तो याद रखना है इसमें कुल 1200 चित्र हैं। कुल कितने, 1200 चित्र हैं जो कि कपड़े के ऊपर उत्कीर्ण है। 100 चित्रों के 12 खंड मिलते हैं, ठीक है। तो कुल 1200 चित्र, कुल 1200 चित्र हैं। याद रखना कि कपड़े पर उत्कीर्ण है। कपड़े पर उत्कीर्ण है। और मोस्ट बात याद रखना कि 100 चित्र हैं। कितने बेटा, 100 चित्रों के 12 खंड है। 100 चित्रों के 12 खंड है। 12 खंड है। खंड का मतलब एक तरीके से हम लोग अध्याय के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर मत कर देना तुम, हो नहीं तो मेरे गड़बड़ करवा दोगे, है ना। कई बार क्या होता, देखो खैर कुछ ना, 100 चित्रों के 12 खंड है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखा करो बेटा, है ना, जब भी पढ़ते हो, है ना। आप मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, भाई बहन की तरह हैं। मैं आपसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं मेरे छोटे भाई बहन से करूँ उतना, ठीक है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखा करो कि सामने जब पढ़ाता है ना, वो व्यक्ति भी इंसान ही होता है। तो मानवीय संवेदनाएं हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है। गुरु के साथ में एक मानवीय संवेदना भी बेटा होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए खैर, तो 100 चित्रों के 12 खंडे, कितने खंडे, 12। कुल 100 इंटू 12 हो गए ना, कितने हो गए बेटा जी, 1200 हो गए। कितने हो गए, 1200 हो गए। अगला देखो, बात करते हैं इसकी भाषा की। तो भाषा क्या है, फारसी भाषा है। और फारसी भाषा में अर्ध पौराणिक काव्य है। भाषा फारसी भाषा है, फारसी भाषा। मोस्ट इंपोर्टेंट करना कि यह एक अर्ध पौराणिक काव्य है। अर्ध पौराणिक काव्य है। कैसा है, अर्ध पौराणिक, पूर्ण रूप से पौराणिक नहीं है, आधा पौराणिक है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। बात करते हैं प्रारंभ। प्रारंभ किसके समय हुआ बेटा, ध्यान रखना, हुमायूं के समय। हुमायूं के समय, जबकि अकबर के काल में यह पूर्ण हुआ। अकबर के काल में पूर्ण हुआ।
नोट कि अकबर के काल में इसका कार्य मीर सैयद अली के निर्देशन मीर सैयद अली के निर्देशन में हुआ। ठीक है, ठीक है। याद रखना एक चीज यहीं पे लिख देता हूं साइड में कि हुमायूं के काल का प्रथम चित्र माना जाता है। प्रथम चित्र, ठीक है। अब देखो ये, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि कोई भी चीज आपके पीछे नहीं छूटे, फिर आप उससे पूछ लिया जाएगा हुमायूं काल के प्रथम चित्र कौन सा है, हमजनामा है। कौन सा है? हमजनामा, ठीक है। काव्य ग्रंथ है, चित्रात्मक है, काव्य ग्रंथ कैसा है? जो कि चित्रात्मक है। कैसा है बेटा? चित्रात्मक है, ये बात याद रखना, क्योंकि पीछे कुछ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अकबर के काल में इसका कार्य मीर सैयद अली, ठीक है, इसके निर्देशन में पूरा हुआ, इसके निर्देशन में पूर्ण हुआ। और दूसरी चीज याद रखना कि कुछ चित्र अब्दुसम्मद द्वारा भी बनाए गए हैं। कुछ चित्र अब्दुसम्मद द्वारा भी बनाए गए। देखो मैं जो लाइन लिख रहा हूं ना, प्रत्येक लाइन आपके लिए परीक्षा में आने लायक है, ठीक है। मुगल काल की प्रथम चित्रित पुस्तक पूछ लेंगे आपसे कि मुगल काल की प्रथम चित्रित पुस्तक, चित्रित पुस्तक मानी जाती है। देखिएगा, मुल्ला अलाउद्दीन कज़विनी, ठीक है, और मुल्ला अलाउद्दीन कज़विनी का ग्रंथ जिसका नाम था नफाई सूल मासूल। नोट, मुल्ला अलाउद्दीन कज़विनी ने मुल्ला अलाउद्दीन कज़विनी ने अपने ग्रंथ नफाई सूल मासूल में, नफाई सूल मासूल, नाम भी खतरनाक है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ठीक है। क्या है? नफाई सूल मासूल, ठीक है, खतरनाक नाम है ना। चलिए ठीक है, नफाई सूल मासूल में हमजनामा को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, कैसे बनता है अभी बताऊंगा। हमजनामा को
हुमायूं के मस्तिष्क की उपज माना है। हुमायूं के मस्तिष्क की उपज माना है। अब देखो सीधा सीधा प्रश्न तो एक ये आता है कि हुमायूं की मस्तिष्क की उपज किसको माना गया है, सीधा ही पूछ लेंगे तो याद रखना हजमनामा का, किसको, हमजनामा या हजमनामा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। और दूसरा प्रश्न यदि इसके सहित दे दे कि मुल्ला अलाउद्दीन किजविनी ने कौन से ग्रंथ में, तो नफाई सूल मासूल में, कौन से में, नफाई सूल मासूल में। बेटा ये बात आप लोगों को याद रखना। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। टाइम देखो कुछ हल्की सी चीजें रिवाइज करवा देता हूं जल्दी जल्दी से। देखो बेटा ध्यान रखना कि मुगलकालीन बाग ज्यामितीय विधि के आधार पर विकसित है, हमने बात कर ली। चार बाग पद्धति का प्रयोग किया जाता था। चार बाग पद्धति का जनक बाबर, क्योंकि देखो समय 2 मिनट ही बचा है, तो क्योंकि अकबरकालीन चित्रकला के बारे में हमें बहुत विशेष अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग जो है हमारी अगली कक्षा में उस चीज को पढ़ पाएंगे। ठीक है, चार बाग पद्धति का जनक बाबर माना जाता है। आराम बाग आगरा और बाग बाबरी काबुल। ठीक है, बाबर द्वारा विकसित है। वस्तुतः बाग बाबरी को पूर्ण करवाने का जो श्रेय हुमायूं को जाता है। हुमायूं ने कोई विशेष जीवन में अपने बाग लगवाए नहीं, अकबर ने भी नहीं लगवाए। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल बाग। शालीमार बाग श्रीनगर जहांगीर, शालीमार लाहौर शाहजहां, निशांत बाग कश्मीर शाहजहां। याद रखना निशांत बाग श्रीनगर में जो है निर्माण करवाया था। कहां पर, ये बेटा निशांत बाग, देखो ये अच्छा काम हुआ, देखो वापस रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, श्रीनगर में है ये आपका निशांत बाग कहां पर है, श्रीनगर में है बेटा। ठीक है, इसका जो है निर्माण करवाया था आसफ खान ने, श्रीनगर लिखा हुआ है। चलो ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है, किसने करवाया था, आसफ खान ने। ठीक है, पिजोर बाग हरियाणा में है, औरंगजेब द्वारा निर्मित है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। इसका वर्तमान नाम यादवेंद्र बाग है। किस नाम से, यादवेंद्र बाग के नाम से जाना जाता है। मुगलकालीन चित्रकला का उल्लेख हमें सर्वप्रथम मिलता है तुजुके बाबरी में। यह प्रश्न 1000 बार पूछा जा चुका है कि तुजुके बाबरी में कौन से चित्रकार का नाम मिलता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका ये। ठीक है, तुजुके बाबरी में कौन से चित्रकार का नाम मिलता है, तो याद रखना बीजाद का मिलता है। और बीजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। फारस का निवासी हुआ करता था। मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के काल में हुआ है। जहांगीर का काल मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात कर ली कि हुमायूं निर्वासन काल के दौरान 2 चित्रकारों से मिलता है। एक तो मीर सैयद अली। ठीक है, बीजाद का शिष्य था, इसको उपाधि दी गई नादिर उल असरा। अब्दुल सम्मद उपाधि क्या है इसकी, सीरी कलम। ये उपाधियां पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, अब्दुल सम्मद वाली तो आती है। टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया था अकबर के द्वारा, किसको, अब्दुल सम्मद को। इसके कुछ अब्दुल सम्मद के जहांगीर के द्वारा जो है चित्रित गुलशन चित्रावली जहांगीर की है। ये याद रखना, गुलशन चित्रावली का रचना किसने की, तो जहांगीर ने। इसमें भी जो है इसके कुछ चित्रों का उल्लेख आपको मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है। हमजनामा के बारे में हमने बहुत अच्छे से जो है डिटेल में बात कर ली। एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है। मुगलकालीन इतिहास की प्रथम चित्रावली बनाई जाती है, प्रथम चित्र संग्रह, इसी को प्रथम चित्रित ग्रंथ भी हम बोल सकते हैं, पुस्तक भी कह सकते हैं। क्या चीज है, पैगंबर मोहम्मद के चाचा मीर हमजा के वीरतापूर्व कार्यों का चित्रांकन किया गया। दास्तान अमीर हमजा इसका अन्य नाम है। और बाकी की सारी बातें भी हम लोग कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।